हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड वॉच। यूएस के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में जिस तरीके से ईरान के इस्फहान, नतांज एंड फोर्डो की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक हुआ, उससे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। एंड रिसेंटली यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेक्सेथ ने ये क्लेम किया कि यूएस के स्ट्राइक में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरीके से ऑब्लिटरेट हो गया है। लेकिन अब दुनिया भर में ये स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। एंड दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स जिसमें सीएनएन, अल जजीरा, सीबीएफसी एंड मिंट ये शामिल हैं, इन्होंने रिसेंटली आर्टिकल्स पब्लिश करना शुरू कर दिए कि यूएस के स्ट्राइक के बाद भी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी भी काफ़ी हद तक बचा हुआ है। एंड इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इस बात को वेरीफाई किया है। रिसेंटली सीएनएन के साथ एक इंटरव्यू में इन्होंने कंसर्न रेज किया कि ये अभी भी पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो गया है। यूएस के स्ट्राइक में डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अब सवाल है कि क्या यूएस का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर फेल हो गया एंड ईरान ने पहले ही अपने एसेंशियल न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स एंड काफ़ी बड़ी मात्रा में यूरेनियम को यहाँ पे सिक्योर कर लिया था। यूएस ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे जिस बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया, ये GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब है। एंड ये जमीन से 60 मीटर की गहराई में जा सकता है, जबकि ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी जमीन से 90 मीटर की गहराई में बनी थी। एंड यहीं पे ईरान ने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम रखा था। अगर सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करें तो फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी को पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए ऐसे बंकर बस्टर बॉम्ब की ज़रूरत थी जो कम से कम 90 मीटर की गहराई तक जा सके, जबकि यूएस का GBU-57 सिर्फ 60 मीटर की गहराई तक जा सकता था। एंड यूएस के स्ट्राइक के बाद जो सैटेलाइट डेटा सामने आया, वहाँ पे भी ये साफ-साफ दिख रहा था कि ईरान ने यहाँ से कुछ न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स को शिफ्ट किया है। एंड इसी के बाद स्पेकुलेशन बढ़ गई कि यूएस के स्ट्राइक के बाद भी इस पर्टिकुलर न्यूक्लियर फैसिलिटी में ईरान का काफ़ी हद तक न्यूक्लियर इक्विपमेंट बच गया एंड अब ईरान ने उसे शिफ्ट कर दिया है। एंड अब डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यूएस ये इंश्योर करना चाहता था कि एक सिंगल गो में ईरान के पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया जाए, तो डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर एक स्मॉल टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना चाहिए था। एंड ट्रंप ने इसके बारे में बोला भी था कि वो इस ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली यूएस ने ये सोचा होगा कि उस केस में एस्केलेशन का एक अलग लेवल पे जाने का खतरा है। एंड उस केस में रशिया भी यूक्रेन पे एक स्मॉल टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए डेफिनेटली यूएस ने इस ऑप्शन को एक्सप्लोर नहीं किया। लेकिन अगर ऐसा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी भी बच गया है, उस केस में ये पॉसिबिलिटी बनी हुई है कि यूएस वापस से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को अटैक करे एंड इस बार यूएस इंश्योर करे कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरीके से खत्म हो जाए। एंड फाइनली रशिया इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में खुल के ईरान के समर्थन में खड़ा हो चुका है। ईरान के विदेश मंत्री रशिया पहुंचे हैं एंड इनकी मुलाकात व्लादिमीर पुतिन से भी होने वाली है। एंड ये कोई सरप्राइज नहीं है। मिडिल ईस्ट में ईरान रशिया का सबसे इंपॉर्टेंट एलाई है एंड रशिया कभी भी ईरान को पूरी तरीके से कमज़ोर नहीं होने देगा। एंड अब ये प्रोबेबिलिटी है कि अगर ईरान अमेरिका के खिलाफ कोई रिटेलिएटरी एक्शन लेता है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रशिया प्ले करेगा। रिसेंटली रशिया के दिमित्री मेदवेदेव ने एक स्टेटमेंट भी दी कि बहुत सारे देश ईरान को एक न्यूक्लियर वॉरहेड पकड़ाने के लिए तैयार हैं। दिमित्री मेदवेदेव 2008 से 2012 तक रशिया के प्रेसिडेंट थे एंड 2012 से 2020 तक ये रशिया के प्राइम मिनिस्टर भी रहे। एंड इनकी ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से बेसलेस नहीं है। अभी कुल 4 ऐसे देश हैं जो ईरान को एक न्यूक्लियर वॉरहेड पकड़ा सकते हैं। इसमें पहला है बेलारूस, जहाँ पे रशिया के न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। दूसरा रशिया खुद भी ईरान को एक न्यूक्लियर वॉरहेड दे सकता है। तीसरा नॉर्थ कोरिया एंड चौथा चाइना। चाइना भी चुपके से ईरान को इवन एक स्मॉल टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन पकड़ा सकता है एंड दिस कैन बी वेरी मच हैपन। एंड फाइनली ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को ब्लॉक करने की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान की पार्लियामेंट ने इस ब्लॉकिंग को अप्रूव किया है, लेकिन अभी भी फाइनल डिसीजन ईरान की नेवी को लेना है। एंड अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को ब्लॉक करता है, उस केस में दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि दुनिया भर में जो ऑयल ट्रेड होता है उसका 20% स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के रास्ते होता है। एंड इस ब्लॉकिंग से चाइना एंड इंडिया डायरेक्टली अफेक्ट होंगे। इसी को लेके जब यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से पूछा गया, तो मार्को रूबियो ने यहाँ पे कैटेगोरिकली कहा कि यूएस को यहाँ पे कोई डायरेक्ट असर नहीं पड़ने वाला। अगर ईरान यहाँ पे ब्लॉकिंग करेगा तो उससे चाइना को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा एंड चाइना ईरान को ऐसा नहीं करने देगा। इसीलिए ये यूएस की प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं। एंड यहाँ पे पीट हेक्सेथ ने सही कहा है, अगर ईरान यहाँ पे एक ब्लॉकिंग लगाता है, उस केस में चाइना एंड इंडिया दोनों के साथ उसके रिलेशंस खराब होंगे। एंड इस चीज़ को ईरान देखते हुए डेफिनेटली स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को ब्लॉक नहीं करेगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। कोई भी फर्दर अपडेट आती है तो आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो फॉर यू ऑल। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वर्ल्ड वॉच।